नमस्कार साथियों, मैं अनुपम बिशु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हमने चालू की थी एलपीपी की सीरीज़। उसी सीरीज़ में आज हम करने जा रहे हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों एग्जाम्स के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नियतन समस्या है जिसमें m नौकरियां और m व्यक्ति हैं। आधारी सुसंगत हल जिसके लिए प्रारंभिक स्तर पर आधारी चरों की संख्या कितनी होगी। देखो, प्रारंभिक स्तर यानी जीरो लेवल पे पूछा है आधारी चर कितने होंगे। तो देखो, इसके लिए पहले कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं अपने। देखो, नियतन समस्या जो होती है, नियतन समस्या में दो चीजें होती हैं, व्यक्ति या मशीन होते हैं और दूसरा होता है कार्य। जितनी संख्या व्यक्ति और मशीन की होती है उतने ही क्या होते हैं, कार्य। प्रत्येक व्यक्ति या मशीन को क्या दिया जाता है, एक ही कार्य अलॉट किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति या मशीन को एक कार्य ऐसा देना है जिससे हमारा क्या हो, नियतन जो समस्या है उसकी कॉस्ट क्या पड़े, मिनिमम पड़े। यानी कि नियतन समस्या एक प्रकार किस तरह की समस्या है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। यानी कि हमारी जो लागत है वो क्या रहनी चाहिए, न्यूनतम रहनी चाहिए। तो देखो, नियतन समस्या में क्या हो गया, यदि व्यक्ति और मशीनों की संख्या m है तो देखो कुल चरों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल चरों की संख्या कितनी हो जाती है, m स्क्वायर। कुल चरों की संख्या तो हो जाती है m स्क्वायर। वहीं इसमें कंस्ट्रेंट या फिर क्या बोल दें, प्रतिबंध कितने हो जाते हैं, 2m प्रतिबंध हो जाते हैं। इसी के साथ एक और चीज देखते हैं अपन, स्वतंत्र प्रतिबंधों की संख्या, इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट। स्वतंत्र प्रतिबंध कितने होते हैं, 2m-1, एक कम हो जाता है। यानी कुल प्रतिबंध अगर 2m है तो उनके लिए स्वतंत्र प्रतिबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2m-1। उसके बाद आगे देखते हैं कुल जो नियतन समस्या है के हल कितने होते हैं। देखो, किसी भी नियतन समस्या के कुल हल कितने हो सकते हैं, फैक्टोरियल। जितने व्यक्ति या कार्य हैं उनका फैक्टोरियल ले लेंगे। m व्यक्ति या m कार्य हैं तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल m हो जाता है। अब देखो, उसके साथ एक आता है कुल आधारी चर, कुल आधारी चरों की संख्या। देखो, जितने स्वतंत्र प्रतिबंध हैं उतने ही क्या होते हैं, कुल आधारी चर होते हैं। 2m-1 इसमें क्या होंगे, कुल आधारी चर। फिर जो पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है प्रारंभिक स्तर पर आधारी चरों की संख्या, प्रारंभिक स्तर पर आधारी चरों की संख्या कितनी हो जाती है, m-1। प्रारंभिक स्तर पर आधारी चरों की संख्या होती है m-1। क्यों, क्योंकि m व्यक्ति और m कार्य हैं तो m के लिए तो क्या कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगी, नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। तो बाकी कितने बच जाते हैं, 2m-1 टोटल है, m के लिए नॉन जीरो मिल गई। तो क्या होंगे, m-1 चर ऐसे होंगे जो जीरो लेवल पे होंगे या प्रारंभिक स्तर पे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, m-1, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, देखो, नियतन समस्या है, उसको हल करने के लिए मुख्यतः एक विधि काम में लेते हैं, उसका नाम है हंगेरियन विधि। इसी हंगेरियन विधि पर आधारित तीन बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछ लिया, जो कोर्ट ऑर्डर से हुई थी एग्जाम, काफी लेट एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया था। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछ लिया, और असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम जो 2014 में हुई थी उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया, जैसे इसमें पूछ लिया कि हंगेरियन विधि किसके लिए काम में आती है, तो नियतन समस्या को हल करने के लिए। इनमें क्या पूछ लिया, जैसे इसमें पूछ लिया कौन सा तरीका मुख्य रूप से नियतन समस्याओं को हल करने के लिए प्रयुक्त होता है, कौन सा होता है, हंगेरियन विधि। यही क्वेश्चन इसमें पूछ लिया, द मेथड टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम इज नोन एज हंगेरियन मेथड। तो इन सब का आंसर क्या हो जाएगा, हंगेरियन विधि। इसमें हो जाएगा नियतन समस्या, हंगेरियन जो विधि है वो नियतन समस्या को हल करने के लिए काम में आती है।
आगे देखो, एक दिया हुआ है गणितज्ञ डी कैनिंग द्वारा सिद्ध की गई प्रमेय किसे हल करने के लिए प्रयोग होती है। गणितज्ञ डी कैनिंग ने एक प्रमेय दी थी जो हमारी जो नियतन समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियतन समस्या। गणितज्ञ डी कैनिंग जो है उनकी एक थ्योरम है, वो रिलेटेड है किससे, हमारे नियतन समस्याओं से। उसमें क्या है, जो जीरोज हमें मिलते हैं नियतन समस्या को सोल्व करते टाइम, हमें सारणी में जो जीरोज मिलते हैं उनसे रिलेटेड वो क्या है, प्रमेय दी थी उन्होंने कि उनको ढकने वाली लाइंस की संख्या कितनी होगी, जितनी उसकी जो कार्य है या व्यक्ति हैं उनकी संख्या के बराबर हमें मिलते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। देखो इसके आगे एक क्वेश्चन है, आरपीसी सेकंड ग्रेड 2016 और आरपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2020 में पूछा गया है। एक बार स्टेटमेंट में दे दिया उस, और एक बार क्या कर लिया, उसी को ऑप्शन में पूछ लिया। दोनों में यही पूछा हुआ है। देखो लागत मैट्रिक्स CIJ, जो मैट्रिक्स अपन बनाते हैं नियतन समस्या में, उसमें क्या होता है, लागत जो दी जाती है वो क्या होती है, CIJ। देखो ऐसे जो मैट्रिक्स बनाते हैं अपन, उसमें क्या होता है, यहाँ जो लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, C11 हो गया, C12, C13, C21, ऐसे ही जो सब लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, लागत होती है इनकी। तो ये जो CIJ हैं वो सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो एक सुसंगत हल XIJ जो कि क्या हो, समेसन I इक्वल टू 1 to n, समेसन J इक्वल टू 1 to n, CIJ और XIJ इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है, तो वो क्या होगा। देखो अगर कोई भी हल इसको संतुष्ट कर रहा है तो वो उस समस्या का, उस नियतन समस्या का क्या होगा, एक इष्टतम हल होगा, यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो हमें चाहिए वो उसका क्या होगा, ये जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हमें क्या, इष्टतम हल प्राप्त होगा। यही इसमें पूछ रखा है कि एक इष्टतम हल होगा तो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करेगा, कंडीशन नंबर 4, समेसन I समेसन J CIJ XIJ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये दोनों क्वेश्चन आरपीसी सेकंड ग्रेड 2016 और असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नियतन समस्याओं में m व्यक्तियों की संख्या तथा n स्तंभों की संख्या है, तब सही कथन क्या है। देखो नियतन समस्याएं हैं, अगर m व्यक्ति हैं तो उनको कितने कार्य दिए जाएंगे, m ही कार्य दिए जाएंगे। यहाँ क्या दे रखा है, n स्तंभ है या n कार्यों की संख्या दी है, तो उनके लिए व्यक्तियों की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, n होनी चाहिए, तभी हम उनको प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्य अलॉट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, m इक्वल टू n, ऑप्शन नंबर 3। नियतन समस्या जो है वो क्या होती है, एक संतुलित समस्या होती है, m इक्वल टू n, या फिर यूं कहें कि उसकी जो लागत मैट्रिक्स बनती है वो एक वर्गाकार मैट्रिक्स बनती है, यानी कितना हो जाएगा, m इक्वल टू n। आगे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि नियतन समस्या, वो उसके लिए 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, चाहती है कि प्रत्येक संसाधन को केवल एक गतिविधि सौंपी जाए। तो सही है कथन। नियतन समस्या क्या करती है, एक व्यक्ति को केवल एक कार्य देती है, व्यक्ति या मशीन जो भी हो उसको केवल क्या देगी, एक कार्य प्रदान करती है। परिवहन समस्या की एक विशेष स्थिति है, परिवहन समस्या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनकी एक विशेष कंडीशन के थ्रू ही हम क्या करते हैं, नियतन समस्याएं पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं की क्या एक स्पेशल कंडीशन होती है। तो ये भी स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ये भी सही, ये भी सही। संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में प्रयोग की जा सकती है, सही बात है। लागत हम अगर मिनिमम कर रहे हैं तो क्या होगा, संसाधन को हम अधिकतम प्रयोग कर पाएंगे, हमारी कॉस्ट वैल्यू क्या है, वो मिनिमम होनी चाहिए। न्यूनतम लागत के लिए हम क्या करते हैं, नियतन समस्याओं को हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो संसाधन है उनका हम क्या कर पाएंगे, अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। तो ये नियतन समस्या क्या करेगी, इन सभी के लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th। ये सारी की सारी नियतन समस्याओं के लिए सही है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स। अगला हमें एक नियतन समस्या दी हुई है जिसका हमें न्यूनतम मान निकालना है। देखो ऐसी जो दे रखी है नियतन समस्याएं, इनको हल करने का सीधा सा तरीका है, हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, चौथा क्या है, उपरोक्त सभी। हम क्या करेंगे, इन तीनों के लिए इनके मान रख के देखेंगे, अगर वो तीनों एक जैसे आ जाते हैं तो हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा, नहीं आते हैं तो क्या होती है, न्यूनतम देखना होता है, तीनों के मान रख के देखेंगे, जो न्यूनतम आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखें सबसे पहले क्या है, ए के लिए सेकंड, ये जो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें चेक करते हैं, ए के लिए सेकंड तो क्या हो गया 3, बी के लिए थर्ड तो क्या हो जाएगा 6, सी के लिए फोर्थ तो क्या हो जाएगा 8, प्लस डी के लिए कौन सा फर्स्ट तो कितना आ जाएगा 3। तो टोटल कितना हो गया इनका, 6 3 9 और 9 3 12 और 8 कितने हो गए 20, टोटल आ गया 20। सेकंड के लिए चेक कर लेते हैं क्या होगा, ए के लिए थर्ड तो क्या आ गया 4,
बी के लिए सेकंड कितना आ गया 5 प्लस सी के लिए फोर्थ 8 प्लस डी के लिए फर्स्ट 3। तो ये 6 3 9 5 4 9 ये बराबर है, बाकी दोनों सेम है, तो ये भी कितना आना है 20। तीसरा और चेक कर लेते हैं, तीसरे में कितना है, ए में थर्ड, ए के लिए थर्ड 4, बी के लिए सेकंड 5, सी के लिए फर्स्ट 7 प्लस डी के लिए फोर्थ 4। 4 प्लस 5 9 और 7 16 और 4 20। तो तीनों के लिए क्या आ रहे हैं, मान सेम आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों ही मिनिमम को प्रयोग दर्शाएंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा फोर्थ। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका यही है कि हम क्या करें, जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें हम डायरेक्ट पुट करके देखते हैं वैल्यू, जो भी हमें मिनिमम मिले वो क्या हो जाएगा, हमारा नियतन समस्या का हल हो जाएगा। न्यूनतम पूछा हुआ है और वैसे भी नियतन समस्या के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम मान ही निकालते हैं। तो यही तरीका है। अगर हमें इनमें से कोई नहीं दे देता तो हमें क्या करना पड़ता कि उसको सोल्व करके देखना पड़ता, लेकिन हमें उपरोक्त सभी दिया हुआ है, तीनों की सेम वैल्यू आई तो उपरोक्त सभी आंसर हो गया। अगर 4 ऑप्शन दे रखे होते, चारों का मान निकालते, जो मिनिमम आता वो क्या हो जाता, हमारा आंसर हो जाता। बाकी हम चाहें तो इसको सीधा करके भी देख सकते हैं। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, जो सारणी हमें दी, जो मैट्रिक्स दी हुई है उसमें क्या करते हैं, नियतन समस्याओं को हल करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, पहले तो रो में जो मिनिमम है उसको सब में से घटा देते हैं। तो इसमें मिनिमम कितना है 2, तो यहां कितना आ जाएगा 0 1 2 और 3। दूसरी रो में मिनिमम कितना है 4, तो 4 को घटाएंगे सब में से कितना बचेगा 0 1 2 और 3। तीसरी में कितना है 7 8 9 8, 7 सबसे मिनिमम है तो ये हो जाएगा 0 1 2 1। फोर्थ में कितना आ जाएगा 3 मिनिमम है तो 3 घटाएंगे 0 2 5 1, ये आ गया। उसके बाद क्या करते हैं कि रो में सब में 0 हो गया, प्रत्येक रो में एक 0 है। अब क्या करेंगे, प्रत्येक कॉलम में एक 0 होना चाहिए, तो कॉलम में जो मिनिमम है उसको घटाएंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसके बाद क्या बनेगा, इस कॉलम में तो सारे 0 हैं, इस कॉलम में 1 सबसे मिनिमम है तो घटा देते हैं, इसमें 2 सबसे मिनिमम है तो वो घटा देते हैं, इसमें 1 सबसे मिनिमम है तो वो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा। देखो इसमें तो काफ़ी सारे 0 बन चुके हैं। अब अलोकेशन कैसे करते हैं, अलोकेशन करते हैं पहले रो वाइज देखते हैं। अगर रो में कोई भी एक 0 आ रहा है, केवल एक 0 आ रहा है तो उसको अलोट कर देते हैं। यहाँ तो 3 3 3, इसमें भी 2 आ रहे हैं, इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 2 है। तो देखो किसी में भी हम अलोट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हंगेरियन मेथड है वो काम में लेते हैं। हंगेरियन मेथड को काम में लेने के लिए हंगेरियन मेथड है उससे इसको सोल्व करते हैं। लेकिन देखो इसमें काफ़ी, देखो इसके 3 क्या मिल रहे थे, हमें आंसर मिल रहे थे। अब इसमें देखो काफ़ी सारे 0 जा रहे हैं, इस तो पूरी रो में 0 जा रहे हैं, इसमें 2 0 जा रहे हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ये भी कर सकते हैं कि हम इनमें से किसी को भी अलॉट कर दें, अलोकेशन इनमें से किसी को भी दे दें। जैसे मैंने इसको ये दे दिया, फोर्थ में मैंने इसको फर्स्ट को दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हुआ तो फिर इस कॉलम में केवल ये वाला बचता है। इसको जैसे एलोकेशन देंगे तो क्या हो जाएंगे, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। फिर भी हमारे पास फर्स्ट और सेकंड रो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वजह से ये 4 बच जाते हैं। यानी कि फर्स्ट और सेकंड में हम किसी को भी एलोकेशन कर सकते हैं। इसको ये करेंगे तो इसके लिए ये हो जाएगा। अगर इसकी बजाय हम क्या करें, इसको एलोकेशन दे दें तो इसके लिए क्या कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, टाइम बचाने के लिए सीधा ऑप्शन से करना ये ज़्यादा बेटर रहता है। हंगेरियन मेथड है जो क्या है, एक लंबा विधि है, तो उससे क्या होगा कि हमें सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही दिया हुआ है, इसकी मिनिमम कॉस्ट पूछी है। इसको करने के लिए भी वही हंगेरियन मेथड ही काम में लेना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए करें तो क्या होगा, M1 M2 M3 M4, यहाँ आ जाएगा J1 J2 J3 J4। अब देखो मिनिमम कितना है 11, तो ये कितना बच जाएगा 4 0 2 और 4। इसमें मिनिमम है 12 तो कितना बच गया 5 0 0 और 1। इसमें मिनिमम है 10 तो कितना बच जाएगा 4 5 0 और 4। इसमें मिनिमम है 11 तो ये बच गया 5, ये बच गया 2 0 और 6। अब देखो प्रत्येक रो में तो 0 हो गया,
अब क्या करेंगे, कॉलम में भी जीरो बनाएंगे। तो कॉलम में जीरो बनाने के लिए क्या करें, इस कॉलम में मिनिमम क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 0 1। इसमें जीरो आ ही रहा है, इसमें भी जीरो आ रहा है, इसमें जीरो नहीं है तो इसमें 1 घटा देंगे सब में से, तो 3 0, ये हो गया 3 और 5। अब देखो अलोकेशन कैसे करना होता है, ये क्या है 0। रो में देखें तो इसमें भी 2 जीरो, इसमें 3 जीरो, इसमें 2 जीरो, लेकिन इस रो में क्या मिल रहा है, केवल 1 जीरो हमें मिल रहा है, ये वाला। इसको अलोकेशन दे देंगे। अगर इस रो में इसको अलोकेशन दी तो उस कॉलम के सारे जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर देखें तो अब क्या होगा, थर्ड रो में केवल 1 बचा है, इसको अलोकेशन देंगे तो फर्स्ट रो का ये कैंसिल हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो में ये कैंसिल हो गया तो केवल ये 1 जीरो बचता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या निकल के आता है, जो J1 है उसके लिए तो क्या होगा M2, J2 के लिए क्या हो जाएगा M4, J3 के लिए क्या हो जाएगा M1 और J4 के लिए क्या हो जाएगा M3। अब देखो इनकी कॉस्ट लिख लेते हैं, J1 M2 यहाँ पे क्या है 11, J2 M4 कितनी है 13, यहाँ पे कितनी है 14, यहाँ पे कितनी है 11। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आंसर मिल जाएगा हमें 11 + 13 + 14 + 11 कितने हो गए 49। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 49, आंसर नंबर 4 49 रुपीज। आगे देखो दिया हुआ है प्रतिबंधित नियतन समस्या में, प्रतिबंधित नियतन समस्या या फिर ये दे रखा है प्रोहिबिटेड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। इनमें क्या है, किसी एक विशिष्ट कक्ष में निर्दिष्ट नहीं बनाया जाता है तब इसके निजात के लिए जिसे हम प्रतिबंधित कक्ष में रखते हैं वह है। कहने का मतलब है कि हम क्या करें, प्रतिबंधित कर दें। जैसे हमने पीछे वाली सारणी बनाई है, ये जो सारणी बनाई है इसमें मैं बोल दूं कि ये जो J1 है इसको M3 अलॉट नहीं करना है, किसी भी हालत में J1 को M3 अलॉट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या करेंगे बहुत ज्यादा हाई रख देंगे, बहुत बड़ी वैल्यू, M क्या है वेरी 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 ग्रेटर देन 0 रख देंगे। इतनी बड़ी वैल्यू रख देंगे कि ये क्या है कभी 0 नहीं बन सकती और इनमें क्या रहेगी सर्वोत्तम रहेगी, सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे अलोकेशन आ ही नहीं पाएगा। यही करना है तो हम क्या करेंगे, प्रतिबंधित नियतन समस्या है तो उस कक्ष में क्या रखेंगे, प्रतिबंधित कक्ष में रखते हैं बहुत बड़ा मूल्य, बहुत बड़ी संख्या रख देते हैं जिससे क्या हो उसका अलोकेशन ही ना हो पाए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, बहुत बड़ा मूल्य। फिर देखो आगे दिया हुआ है नियतन समस्या में होते हैं, एक नियतन समस्या में क्या होते हैं, नियतन समस्या में हम पढ़ते हैं n क्या होते हैं कार्य, और उनको करने के लिए क्या होते हैं n ही व्यक्ति होते हैं या फिर मशीनें होती हैं। तो देखो यही पूछा है, नियतन समस्या में क्या होते हैं n कार्य भी होते हैं, n सुविधाएं या व्यक्ति या मशीन भी होते हैं, लागत का समुच्चय भी होता है जो हमें मैट्रिक्स दी जाती है। ये देखो इनमें दे रखे हैं, ये क्या है जॉब्स हो गई, ये क्या हो गई मशीन्स हो गई, और ये जो बीच में मैट्रिक्स बनी हुई है ये क्या कहलाती है लागत मैट्रिक्स। तो ये तीनों की तीनों चीजें क्या होती हैं इसमें उपस्थित होती हैं, कार्यों का समुच्चय भी होता है, सुविधाओं का समुच्चय भी होता है, और साथ में क्या होता है लागत का समुच्चय भी होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर 4। फिर देखो आगे दिया हुआ है क्या, n कर्मियों को n कार्य नियत किए जाने के लिए विभिन्न संभावित विधियों, जबकि एक कर्मी एक ही कार्य कर सकता है, होगी कितनी होंगी टोटल फैक्टोरियल n होती हैं। अब वो होती कैसे हैं, देखो अपन बात कर रहे हैं जैसे n कार्मिक दिए हुए हैं तो n व्यक्ति हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, टोटल कितने हैं अपने पास n व्यक्ति हैं, n व्यक्ति हैं अपने पास, कार्य कितने हैं टोटल कार्य हैं n। तो देखो पहले व्यक्ति के पास कितनी चॉइसेस है, हम इसको कितने कार्य दे सकते हैं n में से कोई भी एक कार्य दे सकते हैं, तो इसके पास चॉइसेस कितनी होगी n। इसको जो कार्य दे दिया वो दूसरे नंबर वाले व्यक्ति को नहीं मिल सकता, तो इसके पास कार्य के लिए कितनी चॉइसेस बचेंगी n-1 चॉइसेस। ऐसे आगे चलें तो तीसरे के लिए कितनी बचेगी n-2 बचेंगी। ऐसे चलते जाएं तो n तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा, यहाँ n- व्यक्ति आ चुके होंगे तो n- कार्य अलॉट हो चुके होंगे, हमारे पास कितना कार्य बचेगा केवल एक कार्य बचेगा, तो इसके लिए कितनी बचेंगी केवल एक। तो टोटल नंबर कितने हो गए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू फैक्टो, ये
क्या कहाँ तक जाता है, n तक। तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है फैक्टोरियल n। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा, फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो नियतन समस्या में कुल नियतनों की संख्या कितनी होती है, फैक्टोरियल n। हमने ये पहले भी देखा हुआ है, देखो ये हमने देखा था कहाँ, ये जो लिखे थे इनमें, ये रहा, कुल नियतन समस्या के हल कितने होते हैं, फैक्टोरियल m, अगर m कार्य और m व्यक्ति हो तो। वही बात वहां पूछी हुई है, तो कितना हो जाएगा उसके लिए, कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नियतन समस्या हल की जा सकती है। देखो नियतन समस्या जो है उसके लिए हमने पहले कुछ स्टेटमेंट लिखे थे, उनमें हमने लिखे हैं चरों की संख्या भी लिखी है, प्रतिबंधों की संख्या भी लिखी है, ये सब लिखे। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सिंप्लेक्स विधि द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं। साथ ही मैंने ये भी बताया कि नियतन समस्या जो होती है वो क्या करती है, परिवहन समस्या का ही एक विशेष रूप है, एक स्पेशल कंडीशन है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की। तो ये क्या होगी, परिवहन विधि द्वारा भी सोल्व हो जाएगी, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एन कोटि की एक नियतन समस्या में समानित लागत आव्यूह, समानित लागत आव्यूह बोलते हैं किसको, ये रहा, रिड्यूस्ड कोस्ट मैट्रिक्स में सभी शून्यों को ढकने के लिए अधिकतम रेखाओं की संख्या कितनी होगी। अब देखो रिड्यूस्ड कोस्ट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, वो मैट्रिक्स जिसमें क्या करते हैं हम, प्रत्येक रो में क्या कर लेते हैं, कम से कम एक जीरो बना लेते हैं। कॉलम में भी एक, रिड्यूस्ड कोस्ट मैट्रिक्स, ताकि हम क्या करते हैं, प्रत्येक रो में एक जीरो बना, कोस्ट मैट्रिक्स या फिर समानित के लिए हमें कितनी रेखाओं की आवश्यकता, ये हमें n रेखाओं की आवश्यकता, रेखाओं की आवश्यकता हमें हुआ था डी कैनिंग थ्योरम के ऊपर। डी कैनिंग थ्योरम जो है, ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, क्या बोलती है कि चलो